हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि आपके नेट एग्जाम, पीजीटी, जीआईसी, सेट, स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र की पीजीटी, यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा जिसमें 1000 प्रश्न हैं। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए ही सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट ये कॉम्बो ऑफर अभी शुरू किया गया है। ठीक है, ये उचित प्राइस पर, उचित मूल्य पर ये यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा बिहार स्टेट एवं बिहार पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चलाया गया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स हैं। नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स समाजशास्त्र के सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है नोट्स। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के अध्ययन में हमारा आशय वास्तविक विद्यमान संबंध से होता है। सामाजिक संरचना के अध्ययन के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प में रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, हर्बर्ट स्पेंसर, आरफर्थ यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, इन संबंधों को ही इन्होंने सामाजिक संरचना का भाग माना है, अंग माना है। व्यक्ति को सामाजिक संरचना का अंग माना है और इन्होंने सामाजिक संरचना यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के 2 प्रकार बताए हैं। सामाजिक संरचना के 2 प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं। एक तो समान सामाजिक संरचना है, समान सामाजिक संरचना। ठीक है, समान सामाजिक संरचना। और दूसरा हो जाएगा वास्तविक सामाजिक संरचना। वास्तविक सामाजिक संरचना। ये 2 प्रकार संरचना के किसके द्वारा बताए गए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस है पार्सन्स, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार विषय वस्तु समाजशास्त्र की क्या है? सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। और इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। सोशल एक्शन के टाइप्स कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। ठीक है, 4 बताए हैं इन्होंने। पहली की अगर हम बात करें, तार्किक क्रिया। ठीक है, तार्किक सामाजिक क्रिया। दूसरी इनकी क्रिया हो जाएगी मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरी हो जाएगी भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया। और आखिरी चौथी हो जाएगी परंपरागत क्रिया। ये क्रिया के जो परंपरागत, ये जो क्रिया के प्रकार हैं, परंपरागत क्रिया, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक क्रिया, वेबर ने बताए हैं। ये सही क्रम में लगाने को आता है, तो इसे याद रखिएगा इस तरीके से। आगे यहाँ पर देखिए किसने कहा है कि भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पक्ष है। रॉल्फ फ्लिंटन, लुई कोजर, कार्ल मार्क्स, नाडेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पक्ष है, यह किसका कहना है? भूमिका को प्रस्तुति का गत्यात्मक पक्ष किसने कहा? तो यहाँ पर सही होगा रॉल्फ फ्लिंटन। ठीक है, रॉल्फ फ्लिंटन होगा। रॉल्फ फ्लिंटन ने ही सर्वप्रथम प्रस्तुति यानी कि स्टेटस और भूमिका
संयुक्त रूप से, ठीक है। ऐसे बात की जाए तो प्रस्तुति की बात सबसे पहले किसने की है, वेबर ने, भूमिका की बात मीड ने की है, लेकिन संयुक्त रूप से प्रस्तुति एवं भूमिका की जो बात है वो सबसे पहले रॉल्फ लिंटन के द्वारा ही की गई है। अच्छा, इसका वर्णन किस पुस्तक में किया है, वर्णन द स्टडी ऑफ मैन में किया है, द स्टडी ऑफ मैन में किया है, द स्टडी ऑफ मैन में किया है, और ये पुस्तक 1936 में आती है, द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है। द स्टडी ऑफ मैन डायरेक्टली बुक भी पूछ ली जाती है। इसका जो वर्णन है प्रस्तुति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल का, तो ये लिंटन ने अपनी इस पुस्तक में किया है। और लिंटन ने प्रस्तुति के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। प्रस्तुति के प्रकार की अगर हम बात करें, लिंटन 2 प्रकार बताते हैं। एक तो प्रदत्त प्रस्तुति है, प्रदत्त प्रस्तुति, और दूसरा अर्जित प्रस्तुति है, ठीक है। दूसरा क्या है, अर्जित प्रस्तुति है, दूसरा क्या हो जाएगा, अर्जित प्रस्तुति हो जाएगा। प्रदत्त प्रस्तुति व्यक्ति को जन्म से मिलती है, ठीक है, जैसे कि व्यक्ति की जो लिंग हो गई, जेंडर हो गया, ठीक है, जाति हो गई, ये जन्म से व्यक्ति को मिलती है। तो ऐसी प्रस्तुति जो व्यक्ति को जन्म से मिल रही है उसको हम प्रदत्त प्रस्तुति कहेंगे। वही दूसरी ओर अर्जित प्रस्तुति, इसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है, जैसे वो IAS ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर बन रहा है, तो ये उसकी अर्जित प्रस्तुति हो जाएगी, ठीक है। और प्रदत्त प्रस्तुति की ये जो प्रस्तुति के प्रकार है, ठीक है, ये भी लिंटन ने बताए हैं। और इस तरीके से इन दोनों में ये जो अंतर है, ठीक है, ये अंतर भी लिंटन ने ही किया है। इस तरीके से भी पूछा जाए तो भी याद रखिएगा, लिंटन के द्वारा ही अंतर किया गया है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में आत्मदर्पण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। सभी जानते हैं आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, C.H. कूले के द्वारा दिया गया है। और ये जो इनका सिद्धांत है ये समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन से संबंधित है। समाजीकरण से संबंधित कूले द्वारा आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया गया था और इनके द्वारा कहा गया था स्व का विकास, सेल्फ का जो डेवलपमेंट है यह किसमें होता है, यह होता है हमारे समाज में, ठीक है। स्व का विकास ही क्या है, स्व का जो विकास है ये समाज में होता है और स्व के विकास को ही इन्होंने क्या कहा है, समाजीकरण कहा है, ठीक है। क्या कहा है, स्व के विकास को इन्होंने समाजीकरण कहा है। और स्व का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, सोसाइटी में होता है, इसको ही इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। इनके लिए स्व और जो समाज है, सेल्फ एंड सोसाइटी है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। और सेल्फ एंड सोसाइटी को इन्होंने क्या कहा है, ये जुड़वा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा किसने कहा है, कूले ने कहा है। हालांकि ये बात सेल्फ एंड सोसाइटी को कि ये दोनों एक ही हैं, ये भी मीड के द्वारा ही कहा गया है। मीड ने भी यही बात की कि सेल्फ का डेवलपमेंट सोसाइटी में होता है, सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। लेकिन यहाँ पर कूले इसको क्या कह देते हैं कि ये सेल्फ एंड सोसाइटी क्या है, जुड़वा है। ये जुड़वा वाला जो स्टेटमेंट आएगा वो कूले से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए यह कथन किसका है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये उदाहरण किसका है। ऑप्शंस में यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रवाद, रूढ़िवाद और डार्विनवाद यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किसका कहना है, किसके द्वारा ये कहा गया है, या सॉरी ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये नृजाति केंद्रवाद में आएगा, ठीक है। और ये अवधारणा किसने दी है, समनर ने दी है, ठीक है, किसने दी है, समनर ने दी है। इसमें एक व्यक्ति अपनी संस्कृति व मूल्यों के आधार पर दूसरे समूह की तुलना करता है और ऐसे में पाता है कि उस व्यक्ति का जो कल्चर है, ठीक है, वो दूसरे वाले से बेहतर है, श्रेष्ठ है, दूसरे वाले के कल्चर को निम्न दृष्टि से देखता है, हीन दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा और यह अवधारणा नृजाति केंद्रवाद की समनर के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक तत्व नहीं है। संयुक्त संपत्ति, केवल पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे, 3 पीढ़ी के सदस्य, बड़ा आकार। तो तत्व नहीं है या हम कहें विशेषता संयुक्त परिवार से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए केवल पति पत्नी या नाबालिग बच्चे से बना हुआ जो परिवार होता है उसे हम एकाकीय परिवार कहते हैं, या उसे हम कहें न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। यहाँ पर संयुक्त संपत्ति, 3 पीढ़ी के सदस्य, बड़ा आकार, समान रसोई, ठीक है, ये सभी विशेषताएं होती हैं संयुक्त परिवार की। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, के.एम. पाणिकर, ठीक है, के.एम. पाणिकर के द्वारा कहा गया था, सामाजिक संगठन का जो स्तंभ बताया था इन्होंने, सामाजिक
संगठन का जो स्तंभ बताया था, ये इन्होंने 2 को बताया था सामाजिक संगठन का स्तंभ। एक तो इन्होंने बताया था कास्ट सिस्टम, ठीक है, एक क्या बताया था इन्होंने, जाति व्यवस्था को बताया, और दूसरा जो पिलर बताया ये संयुक्त परिवार को बताया, ज्वाइंट फैमिली को बताया है। तो ये हिंदू सामाजिक संगठन के 2 स्तंभ है, जाति व्यवस्था और दूसरा संयुक्त परिवार। किसके द्वारा बताया गया है? के एम पानीकर के द्वारा बताया गया है। प्रश्न है, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने संपादित की? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, मैकम मेरेट, कैथलीन गफ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी पुस्तक हो जाएगी? ए.आर. देसाई की हो जाएगी, ठीक है, ए.आर. देसाई की यहाँ पर पुस्तक है ये। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकम मेरेट ने स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की अवधारणा दी है, ठीक है। एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति पर अध्ययन किया है, शामीर पेट पर इनका अध्ययन रहा है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी आई है एस.सी. दुबे की। बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एस.सी. दुबे द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। बहुल परंपरा, बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट है प्रभु व्यक्ति या प्रभुत्व व्यक्ति की जो अवधारणा है ये भी इनके द्वारा दी गई है। कमार और शामीर पेट, कमार और शामीर पेट पर अध्ययन इनका रहा है, ठीक है, एस.सी. दुबे का। कैथरीन गफ का अध्ययन कहाँ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, 1832 में किसने कहा कि ग्रामीण समुदाय लघु जनतंत्र है? ग्रामीण समुदाय को लघु जनतंत्र किसने कहा? कैथरीन गफ, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण समुदाय लघु जनतंत्र है या गणतंत्र है, ये किसका कहना है? किसका कहना है? ये कई बार नेट के एग्जाम में, पीजीटी सभी एग्जाम में कॉमन हो गया है, पूछा जा चुका है, पता भी होगा सबको। चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या द पावर इलिट नामक पुस्तक में किस लेखक द्वारा की गई? पॉल पोलाइनी, सी राइट मिल्स, ऑर्थर लुई पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या द पावर इलिट। अब द पावर इलिट किसकी पुस्तक है? द पावर इलिट किसकी है? सी राइट मिल्स की है। व्हाइट कॉलर करके भी इनकी एक पुस्तक है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये इनकी सी राइट मिल्स की पुस्तक है। तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, इलियट एंड मैरल के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके कारण एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या संबंध समाप्त हो जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक असंतुलन कहेंगे, सामाजिक अव्यवस्था कहेंगे, सामाजिक संस्तरण कहेंगे, या फिर हम सामाजिक विघटन कहेंगे? यहाँ पर सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब प्रश्न है, समाज की उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शंस में विभेदीकरण, जाति, वर्ग, संस्तरण दिया गया है। समाज की उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन, इसे क्षैतिज विभाजन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विभेदीकरण, जाति, वर्ग, संस्तरण दिया गया है, तो यहाँ पर संस्तरण होगा, ठीक है, संस्तरण होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। रेमंड मूर या मुरे हैं, इनके द्वारा स्त्रीकरण यानी स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में क्या कहा गया था कि स्त्रीकरण है यह उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्त्रीकरण उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है, ये किसका कहना है? रेमंड मूरे का कहना है। पार्सन्स सामाजिक स्त्रीकरण की जब बात करते हैं तो ये सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम में करते हैं, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च व निम्न क्रम विन्यास में विभाजन है, ठीक है। तो ये किसने इस तरीके से परिभाषित किया है? पार्सन्स ने। आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? घुरियन, मजूमदार, नेस्फेल्ड एंड ब्लंट, हॉबल एंड हट्टन, रजले एवं दत्ता। जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा?
व्यावसायिक सिद्धांत पूछा जा रहा है, नेस्फील्ड एंड ब्लंट ने दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जाति की व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले जो व्यवस्थित तरीके से जाति की बात है वो जीएस घुरिये के द्वारा की गई है। ठीक है, किसने की है जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात? जीएस घुरिये ने की है, जीएस घुरिये ने की है। किस पुस्तक में सब इन्होंने जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की बात की है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध वर्णन किया है। और जाति उत्पत्ति से संबंधित अगर हम बात करें कि जो सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, तो अगर हम प्रजातीय सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, जो प्रजातीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? रिजले के द्वारा दिया गया है। ठीक है, धार्मिक सिद्धांत की अगर हम बात करें, धार्मिक सिद्धांत की बात करें तो धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनाट के द्वारा दिया गया। होकार्ट एंड सेनाट ने धार्मिक सिद्धांत दिया है। और इसके अलावा अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है। उद्विकासीय सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत, ठीक है, उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया है? इबेटसन ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ज्ञान का समाजशास्त्र संबंधित है वेबलन, कॉलमैनहीम, पीटर एम्ब्लाउ, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ज्ञान का समाजशास्त्र इससे संबंधित कौन है? कॉलमैनहीम है। ठीक है, कॉलमैनहीम है और इन्होंने नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे। कॉलमैनहीम ने नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? कॉलमैनहीम ने बताए हैं। प्रश्न है, मुस्लिम विवाह में वधु को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? दहेज, वधु मूल्य, मेहर, मुआवजा। मुस्लिम विवाह में वधु को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? मेहर कहलाता है, यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रश्न है, भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में, 1923 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में, या फिर 1927 में मद्रास विश्वविद्यालय में। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष थे ये पैट्रिक डिडिक्स थे। 1921 में यूपी में हुआ था, लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? एक, समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण। समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। सभी यहाँ पर सही है। सही बताना है तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। ये किसके द्वारा बात कही गई है? मैकेवर के द्वारा कही गई है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है। जनसमूह, वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं, वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक संदर्भ समूह निम्न में से किससे निर्मित होता है? वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अगर हम बात करें संदर्भ समूह की, तो संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? हाइमन के द्वारा की गई थी। सबसे पहले हाइमन ने की है। समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है? सोशियोलॉजी में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। अच्छा, इस संदर्भ समूह के आधार की बात करें, ठीक है, संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप के अगर हम आधार की बात करें जो कि मर्टन के द्वारा बताए गए थे, ये तो 2 बताए गए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया था और दूसरा इन्होंने तुलनात्मक अभाव बोध या हम कहें सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना को बताया था। किसने बताया था? ये
मर्टन ने बताया था। ठीक है, मर्टन ने ये 2 आधार बताए थे। ये आधार पूछा जाता है। ठीक है, आधार से भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले किसने बात की, हाइमन, ये भी आता है। समाजशास्त्र में किसने की है, ये भी आता है प्रश्न। प्रश्न है, समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया। सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और इनके अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें, अवधारणाओं की बात करें, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्ग संघर्ष की बात की है। 2 तरह की संरचना की इन्होंने बात की थी। एक तो इन्होंने अधोसंरचना की बात की, ठीक है, अधोसंरचना, और इसके अलावा दूसरी है अधिसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। इस तरीके से कुछ इनका स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जाता है। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है। स्वयं में वर्ग की अवधारणा और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई। यहाँ पर समिति है बलवंत राय मेहता समिति, एल्विन समिति, ढेबर समिति, नेहरू समिति। बताइए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। नाडेल सामाजिक संरचना, पार्सन्स सामाजिक क्रिया, रटक्लिफ ब्राउन संरचना प्रकारवाद, मैक्स वेबर संरचनावाद। सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर संरचनावाद की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस होगा। ठीक है, संरचनावाद की बात हो रही है तो लेवी स्ट्रॉस के द्वारा की गई है। एक आता है भाषाई संरचनावाद। ठीक है, भाषाई संरचनावाद, भाषाई संरचना की बात करें तो ये बात सोसरे के द्वारा की गई है, ये याद रखिएगा। संरचनाकरण की बात ये एंथोनी गिडेंस ने की है। ठीक है, एंथोनी गिडेंस ने की है। सांस्कृतिक संरचनावाद इसकी बात बोर्दियो द्वारा की गई है। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद की जो बात है ये किसने की है, बोर्दियो ने की है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न है, लेवरेट से बोध होता है भाइयों एवं बहनों में विवाह, मृत पति के भाई और उसकी विधवा स्त्री से विवाह, मामा की पुत्री से विवाह, या फिर बुआ की लड़की के साथ विवाह। लेवरेट प्रथा, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और ये जो भाई है, ठीक है, ये जो भाई है, अगर बड़ा भाई है जिसके साथ विवाह हो रहा है तो ऐसा जो विवाह होगा ये ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। ठीक है, ज्येष्ठ विवाह। और अगर भाई छोटा है तो इसे हम देवर विवाह कहेंगे। ठीक है, ज्येष्ठ विवाह, देवर विवाह, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। प्रश्न है, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा। क्रोबर, हट्टन, रेडफील्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन किसने कहा था। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड की इनकी अवधारणा है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की ये अवधारणा है। गांव को लघु समुदाय का उदाहरण भी बताया था इन्होंने। गांव को लघु समुदाय कहा था, या हम कहे उदाहरण किसने बताया है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया है। और लघु समुदाय की जो विशेषता या लक्षण की अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 बताए हैं। लघुता, दूसरा है विशिष्टता, तीसरा है समरूपता और आत्मनिर्भरता। ये जो लक्षण है या विशेषताएं हैं ये लघु समुदाय से संबंधित है, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं और मैक्सिको के चानकोम गांव पर इनका अध्ययन रहा है। मैक्सिको के चानकोम गांव पर इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने अध्ययन किया है। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए पीए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया। व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है।
ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन ने इनमें से किन मानदंडों को अपनाया था? विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। यहाँ पर विकल्प सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है? एडरसन, लुईवर्थ, बर्गर, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर लुईवर्थ है, ठीक है, लुईवर्थ है। नगरीकरण की अवधारणा इनके लुईवर्थ के द्वारा दी गई थी। नगरीकरण से संबंधित 3 तत्व इनके द्वारा बताए गए थे। 3 तत्व कौन से हैं? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार, दूसरा जनसंख्या का घनत्व, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा, और तीसरा क्या है? जनसंख्या की विषमता, जनसंख्या की विषमता। ये तीन तत्व किसके द्वारा बताए गए हैं? लुईवर्थ के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, नगरीकरण से संबंधित। ये इस तरीके से आते हैं, ठीक है, इनमें से एक गलत दे दिया जाएगा, वो पहचानना होगा, तो तीनों याद रखिएगा। प्रश्न है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना ही समिति कहलाता है। ये किसका कहना है? बोगार्डस, जिन्सबर्ग, होम्स, मर्टन यहाँ पर है। समिति को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? समिति को इस तरीके से परिभाषित किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहलाता ही किसका कहना था? बोगार्डस का कहना था, ठीक है, बोगार्डस का कहना था। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प यहाँ पर बोगार्डस सही है, ठीक है, यहाँ पर ये सही है। और अगर हम बात करें समिति की, ठीक है, समिति की अगर हम बात करें तो जिन्सबर्ग ने क्या कहा था कि समिति परस्पर संबंधित ऐसे प्राणियों का समूह है, ठीक है, ऐसे लोगों का समूह है जो कि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक समान संगठन बना लेते हैं, ठीक है, समान संगठन बना लेते हैं। इस तरीके से जिन्सबर्ग के द्वारा परिभाषित किया है, जिन्सबर्ग के द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।